आज का इंसान कितना शातिर हो चुका है। वो अपनी मौज मस्ती के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसे इस सब के लिए अपने किसी परिवार के सदस्य का ही बलिदान क्यों ना करना पड़ जाए। दोस्तों, आज की कहानी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, एक मस्जिद का इमाम जिस पर लोग बाग बहुत ज़्यादा विश्वास किया करते और वो यहाँ पर लोगों को हर दिन नमाज पढ़ाया करता, और जब उसके काले कारनामों को लोगों के सामने लाया जाता है तो हर कोई व्यक्ति यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार एक इमाम ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है मेरठ और इसी का एक जानी थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत सिवाल खास एक गांव आता है। दोस्तों, गंग नहर यहां पर होती है और उसी के करीब एक बुर्खा पहने हुए महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल होती है। सितंबर 2025 का वाकया होता है जब यहां पर इस महिला की डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, अब यहां पर आनन फानन में ही पुलिस आ जाती है और पुलिस इस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। चारों तरफ इस महिला का फोटो सर्कुलेट कर दिया जाता है, सभी थानों में भेज दिया जाता है कि आसपास के थानों में पता लगाया जाए कहीं पर किसी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है या कहीं कोई महिला गायब है। दोस्तों, इस तरह से चारों तरफ उस महिला के बारे में चारों तरफ उस महिला की जांच पड़ताल की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। समय धीरे धीरे ऐसे ही बीतता रहता है और समय आ जाता है 8 अक्टूबर 2025। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र का वाकया होता है जब यहाँ पर एक व्यक्ति जो अपना नाम शहजाद बताता है और जो शहदा नगला गांव का रहने वाला होता है, और वो कहता है कि मेरी पत्नी है जिसका नाम नाइमा यास्मी है, जो 16 सितंबर 2025 को यहाँ से गायब हो चुकी है, जो डिब्रूगढ़ आसाम की रहने वाली होती है। दोस्तों, जो शहजाद होता है वो यहाँ पर मस्जिद का इमाम होता है और यहीं पर लोगों को नमाज पढ़ाया करता। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उसे एक फोटोग्राफ्स दिखाती है, जो फोटोग्राफ यहाँ पर 17 सितंबर को बुर्का पहने हुई एक महिला का होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस जैसे ही उस फोटोग्राफ्स को इस शहजाद को दिखाती है तो शहजाद तुरंत ही पहचान जाता है कि ये तो मेरी पत्नी नाइमा यास्मी है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है कि इसके साथ में ऐसा किसने किया। तमाम तरह की यहाँ पर कोशिशें करती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। 15 दिन का समय इसी तरह से गुजर जाता है। 15 दिन के बाद जो पुलिस होती है अब इस शहजाद की ही लास्ट लोकेशन के बारे में जांच पड़ताल करने लगती है, तो यहाँ पर पता चलता है जो घटना स्थल है उस पर 16 तारीख की जो लास्ट लोकेशन है शहजाद की दिखाई देती है। अब यहाँ पर पुलिस का शक शहजाद के ऊपर आ जाता है और 4 नवंबर 2025 को पुलिस उसके घर पर, जहाँ पर वो मस्जिद में रहा करता है, वहीं पर पहुँच जाती है और वहाँ जाने के बाद जब इससे पूरी सख्ती के साथ पूछताछ करती है तो यहाँ पर ये टूट जाता है और एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति तंग हो जाता है। हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जो नाइमा यास्मी है वो एक तलाकशुदा लेडीज होती है जो अपनी ससुराल में 1 साल तक रहती है, लेकिन 1 साल में ही उसका तलाक हो जाता है। जो यहाँ पर अपने पति के और अपनी ससुराल वालों के साथ आराम से रहती, वहाँ पर उसे जानवर पालने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। 6 बिल्लियाँ वो पाल कर रखती है, लेकिन उसके ससुराल वालों को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और फिर इस वजह से ही वहाँ पर झगड़ा तकरार होती है और झगड़ा तकरार की वजह से जो यहाँ पर नाइमा यास्मी है वो अपने पति से तलाक ले लेती है, अपने गाँव डिब्रूगढ़ आसाम में चली जाती है। वहाँ पर कुछ दिन रहती है और कुछ दिन रहने के बाद वो सीधे दिल्ली आ जाती है और दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगती है। यहाँ पर वो कमरा किराए पर लेकर रहती है और आराम से अपने जीवन को बिताने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा होता है और एक दिन का वाकया होता है जब ये औरत जिसका नाम नाइमा यास्मी होता है वो फेसबुक के पन्ने पलट रही होती है।
वहीं पर उसकी मुलाकात एक शहजाद नाम के लड़के से होती है। शहजाद अपने आप को कपड़ा व्यापारी बताता है कि मैं बहुत बड़ा मेरठ का कपड़ा व्यापारी हूं। दोस्तों, इसी तरह से 5 महीने तक इनकी आपस में चैटिंग चलती रहती है, आपस में एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और ये फिर यहाँ पर ऑनलाइन ही एक दूसरे के साथ निकाह पढ़ लेते हैं। ऑनलाइन निकाह पढ़ने के बाद जो यहाँ पर शहजाद होता है वो नाइमा यास्मी से मिलने के लिए दिल्ली चला जाता है। उसके बाद जो शहजाद होता है वो सीधा दिल्ली पहुँच जाता है और नाइमा यास्मी से मिलता है और उसके बाद वो दोनों पति पत्नी वाले रिलेशनों में हो जाते हैं। कुछ दिन यहाँ पर रहते हैं और उसके बाद जो नाइमा यास्मी होती है शहजाद से कहने लगती है कि तुम्हें मैं अपने गांव में लेकर चलती हूं। फिर यहां से सीधे डिब्रूगढ़ आसाम चले जाते हैं और वहां पर जब नाइमा यास्मी अपने घर वालों को बताती है कि मैंने इस तरह से इस शहजाद से ऑनलाइन शादी कर ली है, तो यहां पर घर वाले भी कहने लगते हैं कि ये शादी मान्य नहीं है, तुम यहां पर शादी करते तो हमें अच्छा लगता। लेकिन यहां पर जो नाइमा यास्मी है घर वालों की भी नहीं सुनती और शहजाद के साथ वापस दिल्ली आ जाती है। दोस्तों, कुछ दिन और ये यहाँ पर दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में रहने के बाद यहाँ पर जो शहजाद है वो नाइमा यास्मी से कहने लगता है कि चलो तुम्हें मैं अपना गांव दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो शहजाद है वो इस नाइमा यास्मी को शहद नगला गांव में लेकर आता है और वहीं पर रहने लगता है। लेकिन यहाँ आने के बाद नाइमा यास्मी को पता चलता है कि ये कोई कपड़े का व्यापारी नहीं है, ये तो एक मस्जिद में इमाम है और दूसरों के टुकड़ों पर ये पलता है, इसके पास तो पैसे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी वो इसे एक्सेप्ट कर लेती है और सोचती है कि पैसे तो मैं ही कमा रही हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी में लग रही हूँ, कोई बात नहीं, अपने जीवन को बड़े आराम से अब आगे काट लूंगी, इसी के साथ रहूंगी। दोस्तों, उसके बाद यहाँ से ये सीधे अपने दिल्ली जॉब पर चली जाती, वहीं पर रहती। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो यहाँ पर नाइमा यास्मी है उसे पता चलता है कि शहजाद तो पहले से ही शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे भी हैं और अब यहाँ पर शहजाद अपनी पत्नी और अपने बच्चों से मिलने भी जाने लगा है। तो ये सब वाकया नाइमा को बहुत बुरा लगता है और नाइमा यहाँ पर शहजाद से कहने लगती है कि तुम अब यहाँ से उन्हें मिलने के लिए नहीं जाओगी। लेकिन यहाँ पर जो शहजाद है वो मानने वाला नहीं होता और शहजाद को अब ये नाइमा यास्मी बुरी लगने लगती है। दोस्तों, अब यहाँ पर कुछ समय और बीतता है। कुछ समय के बाद ये अपने एक दोस्त से मिलता है जिसका नाम नदीम अंसारी होता है, जो पेशे से दर्जी होता है, जो फलूदा के ऊंचा मोहल्ला का रहने वाला होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर पूरा वाकया उसे बताता है कि इस तरह से मुझे मेरी पत्नी को रास्ते से हटाना है। लेकिन यहाँ पर जो नदीम अंसारी वो कहता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर 13,000 रुपये का उसे लालच दिया जाता है। 13,000 रुपये जब उसे मिल जाते हैं तो ये मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही जो यहाँ पर शहजाद होता है नाइमा यास्मी को कहता है कि चलो हम मेरठ चलते हैं और वहाँ से कुछ आपको शॉपिंग करा कर लाता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर नाइमा यास्मी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और 16 सितंबर को शॉपिंग करने के लिए बस में बैठकर मेरठ पहुँच जाती है। मेरठ जाने के बाद यहाँ पर एक जूस इस नाइमा यास्मी को पिलाया जाता है और उस जूस में नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है और नशीला पदार्थ मिलाने के बाद नाइमा यास्मी यहाँ पर अपनी सुध-बुध खोने लगती है और उसके बाद ऑटो में बैठाकर इस महिला को गंग नहर के किनारे ले जाते हैं जो सिवाल खास गांव में होती है। वहाँ ले जाने के बाद ये दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ पर एक रस्सी ली जाती है। पहले तो रस्सी से नाइमा यास्मी का गला दबाया जाता है, तब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते, तब तक वो गले को दबाते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर शहजाद पहले से ही अपने साथ एक तेजधार हथियार लेकर जाता है। उस तेजधार हथियार को इसकी गर्दन के ऊपर चला देता है और वहीं पर इसे छोड़ छाड़ कर ये दोनों वहाँ से सीधे अपने घर आ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ आकर ऐसे रहने लगते हैं कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो इस लड़की नाइमा यास्मी के घर वाले होते हैं, जब नाइमा यास्मी का फ़ोन स्विच ऑफ देखते हैं तो बार बार यहाँ पर नाइमा यास्मी के फ़ोन पर फ़ोन कर रहे थे। फिर शहजाद से भी बातचीत करते हैं, लेकिन शहजाद भी यहाँ पर ठीक से कोई जवाब नहीं देता। कभी तो फ़ोन उठा लेता, कभी फ़ोन नहीं उठाता। इसी तरह से लगभग 20 दिन का समय बीत जाता है और जब 20 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं तो यहाँ पर जो शहजाद है उसे लगने लगता है कि इनके घर वाले अब बार बार फ़ोन कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि घर वाले यहाँ पर पहुँच जाएं और सारा मामला खुलासा हो जाए। ये खुद अपने आप को बहुत तेज़ समझता है और फिर नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है। जो थाना होता है मुजफ्फरनगर का चर थावल थाना, उस थाने में पहुंचने के बाद यहाँ पर पुलिस वालों
को एक फ़ोटोग्राफ दिखाता है कि इस तरह का मामला हो गया, ये मेरी पत्नी है और ये 16 सितंबर को घर से गायब हो गई है। दोस्तों यहाँ पर उससे पूछा भी जाता है कि तुमने अब तक क्यों ना इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन यहाँ पर वो यही कहता है कि मैं सोच रहा था कि वो अपने मायके चली गई, लेकिन मायके में भी वो नहीं पहुँची है, साहब मेरी पत्नी को ढूंढ दीजिए। फिर यहाँ पर इससे एक फ़ोटोग्राफ्स और दिखाया जाता है कि ये फ़ोटोग्राफ आप देखिए। इस फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो पुलिस वाले एकदम से समझ जाते हैं कि इस महिला की तो डेड बॉडी यहाँ पर 17 सितंबर को मिली थी। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस वाले तुरंत के तुरंत ही जो सिवाल खास गांव है उसकी जो जानी थाना क्षेत्र है उसकी पुलिस से संपर्क साधते हैं और इस महिला के बारे में जाँच पड़ताल लगाने लगते हैं। दोस्तों जब यहाँ पर ये पूरा मामला लोगों के सामने आता है तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार सोच में पड़ जाता है कि एक इमाम जो मस्जिद में लोगों को अच्छी शिक्षा देता है, लेकिन यहाँ पर वो खुद कितना भ्रष्ट है, कितना गलत उसके अंदर भरा हुआ है। खुद फेसबुक के जरिए शादीशुदा होने के बावजूद भी एक लड़की को इस तरह से अपने जाल में फंसाता है और फंसाने के बाद जब उसे ऊब जाता है तो इस दुनिया से बड़ी ही बेरहमी के साथ अपने दोस्त को साथ में लेता है, विदा कर देता है। दोस्तों यहाँ पर फिलहाल के लिए इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी गई हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। दोस्तों इधर जब शहजाद की पत्नी को इस सब के बारे में पता चलता है तो शहजाद की पत्नी भी यहाँ पर बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो अपने पति को ये समझती थी कि ये तो लोगों को शिक्षा दे रहा है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना भ्रष्ट है। इसके 3 बच्चे होने के बावजूद भी ये दूसरी महिलाओं पर इस तरह से निगाह रखता है। दोस्तों इधर जो ये लड़की है नाइमा यास्मी, जब इसके घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है, घर वाले भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर पुलिस वालों के सामने गुहार लगाने लगते हैं, रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब हमने अपनी बेटी का लास्ट में चेहरा भी नहीं देखा, इसने हमारी बेटी को बड़ी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। उसकी अंतिम विदाई में भी हम शामिल नहीं हुए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिन बीत जाते हैं और काफ़ी दिन बीतने के बाद जो पुलिस है यहाँ पर इस डेड बॉडी का अंतिम क्रियाक्रम खुद ही अपने हाथों से कर देती है। दोस्तों यहाँ पर घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल होता है। घर वाले यहाँ पर यही कह रहे होते हैं कि इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, दोबारा कोई ऐसा इमाम पैदा ना हो सके। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक मस्जिद का इमाम जो लोगों को शिक्षा देता है वो इतना बड़ा भ्रष्ट निकल सकता है और यहाँ पर वो ऐसा काम भी कर सकता है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।